जब से रशीदा उसकी जिंदगी से गई उसकी नींद जैसे रूठ ही गई थी। रशीदा 16 साल की थी जब ब्याह कर उस कब्रिस्तान में आई थी। कितना अजीब लगता है ना कि एक नई नवेली दुल्हन ब्याह कर कब्रिस्तान में आए। वह कम उम्र लड़की थी और बेहद डरपोक, मगर गुल खान एक गरीब आदमी, मामूली तनख्वाह पाने वाला गोरकन। इसके आसपास इस कब्रिस्तान में बनी कुटिया के अलावा और कुछ भी ठिकाना नहीं था। इसके पास इस कुटिया के अलावा कोई रिहायश ही नहीं थी। शुरू में रशीदा बहुत डरी सहमी रहती थी, हर वक्त कमरे में बंद। जब वह हामला हुई जब तो उसने कमरे से बाहर निकलना ही बिल्कुल छोड़ दिया। गुल खान उसे बहुत समझाता था कि कुछ नहीं है, ये लोग कुछ नहीं कहते किसी को भी, बाहर निकला कर चहलकदमी किया करो, मगर वह बहुत ही डरी हुई रहती थी। गुल खान उसका बहुत ख्याल रखता था, मोहब्बत भी तो बहुत करता था वो उससे। जब सलीम इस दुनिया में आया तो रशीदा खौफ में और इजाफा हो गया कि वह एक नौमौलूद बच्चे के साथ कब्रिस्तान में कैसे जिंदगी गुजारेगी। मगर इन लोगों के पास ना कोई और रोजगार था, ना कोई और ठिकाना। अपने बाप के साथ कब्रों की खुदाई देखते देखते सलीम का बचपन गुजर गया। गुल खान और रशीदा उसे पढ़ाना चाहते थे और रशीदा को तो बस ये उम्मीद थी कि जैसे ही वह पढ़ लिख के कुछ नए रोजगार में उतरे या फिर कुछ बने, वह लोग कहीं और घर लें और यहाँ से बहुत दूर चले जाएं। मगर सलीम स्कूल के जमाने से ही गलत सोहबत में पड़ चुका था। एक और गोरकन का बेटा उसका दोस्त बन गया था, नादिर नाम का था, जिसने सलीम को नशे की आदत लगाई और वह अक्सर उसके साथ रातों को कब्रिस्तान में बैठे रहा करता था। कब्रिस्तान में बैठने लगा। रशीदा इन दोनों की दोस्ती के बहुत खिलाफ थी, क्योंकि नादिर सलीम से उम्र में काफी बड़ा था। वह अक्सर उसे डांट के भगा दिया करती थी और सलीम को जबरदस्ती कुटिया में ले जाया करती थी। मगर जब सलीम 10 साल का ही था, एक रात रशीदा कब्रिस्तान में मुर्दा हालत में मिली। ऐसा लगता था किसी ने गला घोट के उसे मार दिया हो। पुलिस ने कुछ तहकीकात की, मगर गुल खान ने पोस्टमार्टम का मना कर दिया, उसकी इजाजत नहीं दी और यूं रशीदा की पुरअसरार मौत का मामला हल ना हो सका। मगर जिस दिन उसकी तदफीन हुई, बस उसके रोने की आवाज़ों ने गुल खान को सोने नहीं दिया और उस रात भी वह रोती रही, मगर उसके साथ कोई और भी रो रहा था। सुबह का उजाला फैलते ही गुल खान उठा और कब्रिस्तान का चक्कर लगाने निकल पड़ा और कुछ दूर जाके उसने सलीम के दोस्त नादिर को एक कब्र के पास औंधे पड़े देखा। मगर करीब पहुंचकर उसे जैसे मजबूत और सांप के मालिक इंसान की भी चीख निकल गई। ऐसा लगता था कि नादिर का सर किसी बड़े पत्थर से कुचला गया है, मगर आसपास कोई बड़ा पत्थर नहीं था, न किसी और की मौजूदगी का कोई निशान बाकी था। बहुत छानबीन हुई, थक हार कर पुलिस ने भी कब्रिस्तान का आसेब लिखकर केस बंद कर दिया। मगर अब गुल खान को भी तशवीश होने लगी थी। उसने एक उम्र यहाँ गुजार दी थी, मगर ऐसे किसी आसेब से उसका पाला नहीं पड़ा था। हाँ, मगर इस रात अच्छी बात क्या हुई कि रशीदा के रोने की आवाजें नहीं आई और उस खामोशी ने गुल खान को और बेचैन कर दिया। और फिर वह आधी रात को उठ के अपनी बीवी की कब्र के पास लेट गया। उसे महसूस हुआ कि आज वहां बहुत सुकून है, रशीदा आराम से सो रही है। गुल खान को भी नींद के झोंके आने लगे। तब जाकर उसे कुछ सरगोशियां सी सुनाई दी, जैसे रशीदा कुछ कह रही है, वे झल्ले अब क्यों सोने आता है यहाँ? उस रात क्यों नहीं आया था जब मुझे दफनाया गया था? जब क्यों नहीं पहरा दिया यहाँ पर, जब तो कुटिया में छिपा बैठा था? क्या कभी तूने मुझे अकेला छोड़ा जो उस रात छोड़ दिया था? तुझे पता तो था मैं रात क्या दिन में भी डरती थी। मैं रात को बाहर क्यों अकेले रहती? सोचा तूने? तुझे पता है औरत का ना वजूद है ना हस्ती। औरत सिर्फ जिस्म है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ जिस्म, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, सिर्फ जिस्म। सुना तूने? और ये बहुत जोर से कहा उसने। नींद में डूबता गुल खान हड़बड़ा के उठ गया। वह हैरान था कि उसके साथ क्या हो रहा है। बचपन से अब तक वह इस कब्रिस्तान में मौजूद है। यहाँ बचपना कटा, जवानी कटी और बुढ़ापा भी आ पड़ा है, मगर ये सिलसिला कुछ खत्म नहीं हो रहा था। ये सिलसिला रशीदा की मौत के बाद से ही शुरू हुआ था। ये जो उसे मुर्दों की आवाज़ें आने लगी थी, मुर्दों से बातचीत होने लगी थी, ये रशीदा की मौत के बाद ही उसके साथ होने लगा था। उससे पहले इसे कभी भी कब्रिस्तान में डर नहीं लगा, वहशत नहीं हुई, मगर अब कुछ बहुत अजीब बातें हो रही थी। इसकी छठी हिस्स कह रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, खासकर आज का दिन और नादिर की मौत। नादिर पहले रोज कब्रिस्तान में आता था, मगर गुल खान ने जब जहन पर जोर दिया तो उसे याद आया कि वह रशीदा के मरने के बाद से गायब था।
जबकि अब कुछ दिनों से नादिर ने दोबारा आना जाना शुरू कर दिया। वह पक्की उम्र का आदमी हो चुका था। गुल खान को यह हैरत थी कि सलीम से इसकी दोस्ती की कोई तुक तो नहीं बनती, मगर फिर भी वह सलीम के पास आके रात रात भर बैठने लगा था। गुल खान को तशवीश हो रही थी, वह अब अपने बेटे के लिए फिक्रमंद हो रहा था। नादिर की मौत ने उसे हिला के रख दिया था। गुल खान सोच रहा था कि उसके लिए कहीं नौकरी की बात करेगा ताकि कम से कम वह इस वहशत कदे से बाहर निकल सके। अगले दिन जब गुल खान ने सलीम से बात की कि वह बाहर जाए, कहीं नौकरी ढूंढे, न जाने सलीम क्यों झुंझला गया। कहने लगा कि मैं तुम्हारी जगह ही गोरकन लग जाऊंगा, मैं क्यों धक्के खाऊं, मैंने सारी जिंदगी यही गुजारी है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। इसके जवाब ने गुल खान को हैरान कर दिया था। वो तो खुद इस नौकरी को छोड़ने के लिए तड़प रहा था, लेकिन ये कैसा लड़का है जो यहाँ रहना चाहता है? आखिर क्या वजह है इसकी? उसे रशीदा की रात की बात याद आ रही थी। उसे फिक्र हो रही थी, उसे अपने बेटे के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए फिक्र हो रही थी। इस कब्रिस्तान में आसेब है सलीम, तू नहीं रह पाएगा यहाँ। ये सुनकर सलीम जोर से हंसने लगा। आसेब? हा हा हा, जिंदगी गुजारी यहाँ, आपको कितने आसेब नजर आए? आप मेरी फिक्र ना करें, मैं यही रहूंगा, यही काम करूंगा और आपकी जगह संभालूंगा। अब से कब्रों की खुदाई भी मैं करूंगा। आप आराम करो, अब आपके आराम करने के दिन हैं। गुल खान ने उससे बहस नहीं की, वह अभी अपने दोस्त की मौत के सदमे में है। उसने सोचा आराम से बात करेगा। अगले दिन कब्रिस्तान में फिर एक तदफीन होनी थी। औरत की मैयत लाई गई। सलीम ने आगे बढ़ के सब काम किए। सलीम के 3-4 दोस्त भी इसके साथ लगे हुए थे, जो अक्सर इसके साथ ही रहते थे। वह लोग रात भर यहाँ ना मालूम क्या करते रहते थे। पहले गुल खान ने तवज्जो नहीं दी, मगर अब उसे तवज्जो देनी थी। वह उन दोस्तों से सलीम का पीछा छुड़ाना चाहता था। तदफीन के बाद शाम होते ही सलीम अपने ही बाप को कुटिया में बंद कर देता है। जब गुल खान इशा की नमाज के लिए उठा तो सलीम कमरे में नहीं था। वह बाहर आके उसे आवाज देने लगा। अचानक सलीम चीखता हुआ घर की तरफ आया। वह बहुत डरा हुआ था, चीख रहा था और एक तरफ इशारा कर रहा था। जब गुल खान ने जाके देखा तो उस ताज़ा बनी हुई कब्र के पास सलीम का एक और दोस्त मुर्दा हालत में पड़ा था, जिसका सर जैसे किसी बड़े पत्थर से कुचला गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे नादिर मिला था। सलीम बेहोश हो चुका था और गुल खान के पास पुलिस को फोन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सलीम के दोस्त के घर वालों ने कुछ दिन रोना धोना किया। असल में उसके सभी दोस्त एक करीबी कच्ची आबादी के रहने वाले लोग थे, जिनके पास ना तालीम ना पैसा, बस कुछ दिन रो धो के चुप हो रहे थे। वैसे भी ये कब्रिस्तान आसेब ज़दा मशहूर हो चुका था, मगर अब कब्रिस्तान की इंतजामिया हरकत में आ गई थी। लगातार ये दूसरा वाकया रूनुमा हुआ था, जो इंतजामिया और अहले इलाका के लिए भी बाइस तशवीश था। कुछ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, रात के लिए एक चौकीदार भी रख दिया गया। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।